So very good afternoon to all the students. I think I will be properly audible to all of you. Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। आज थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो हो सकता है कि वॉइस थोड़ा लैग हो या स्पीड स्लो है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा होता है तो आप बता दीजिएगा। तो कल तक हमने जो पार्ट अपना कवर कर लिया था यूनिट 1 का, और जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 की आज लास्ट क्लास है, और यूनिट 1 में हमारा सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है एज पर द सिलेबस। इसके जो डाउट क्वेश्चंस थे, जो न्यूमेरिकल थे, वो हमने कल की रेमेडियल क्लास में डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद रेमेडियल क्लास में जब हमने डिस्कस किया सुपरपोजिशन और थेवेनिन्स थ्योरम के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, फिर मैंने कहा था कि जो आप लोग के डाउट अभी भी हैं या कुछ लोग प्रैक्टिस अगर नहीं कर पाए तो वो फर्दर क्वेश्चंस को करते रहें। नेक्स्ट रेमेडियल क्लास में हम फिर से थेवेनिन्स और सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल या किसी की मैथ्स और नोडल में भी डाउट है तो उसको नेक्स्ट रेमेडियल क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर कोई डाउट कुछ रह जाता है तो आपसे देखते रहिएगा और बताइएगा आपको। पहली चीज ये। दूसरा, यूनिट नंबर 1 में जैसा मैंने आपको बताया था कि केवल एक पार्ट अभी रह गया है। वो पार्ट क्या है? वो है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। पहले मुझे देखना है कि एक टेस्ट आपका होगा, उस टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको केवीएल, केसीएल, मैथ्स, नोडल, थेवेनिन्स और सुपरपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया है, आप उसके न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, तो हम नॉर्टन्स थ्योरम पे जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारा उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो इसलिए नॉर्टन को हम अभी नहीं कर रहे हैं। पहली चीज। उसके बाद जितना भी हमने यूनिट नंबर 1 का पार्ट पढ़ा है उसमें अभी तक हमने सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, और बीच बीच में जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको हम डिस्कस करते हुए चल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 से केवल न्यूमेरिकल ही आएंगे, कोई थ्योरी का पार्ट नहीं आएगा। तो उस थ्योरी को जो हमने डिस्कस किया उसको एक ऑर्गेनाइज वे में नोट्स में लिखा हुआ है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो वो आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 मैं टॉपिक उठाता जाऊंगा और एक एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट ही है। तो यूनिट 1 के जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, अगर आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर मोड में होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो यूनिट 1 से आएगा। इसमें अगर आप देखें पुराने पेपर्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 7 मार्क्स यूज आते हैं। फिर 2 क्वेश्चन लेंदी आते हैं 7 मार्क्स के, तो जिसमें चॉइस होती है। तो इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का पार्ट होता है। जनरली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल मिक्स होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि केवल न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस नहीं करते रहना है, थ्योरी भी करना है, और थ्योरी से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल कहीं डिफिकल्ट है, कहीं डाउट हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम लग रही है, तो आप थ्योरी से भी मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो दिस थ्योरेटिकल पार्ट व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माय टुडेस क्लास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कुछ बोल रहे थे आप? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये वही बेसिक कंसेप्ट है जो हमने क्लास के ड्यूरेशन में आपके साथ डिस्कस करे थे, उनको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की जब भी हम बात करते हैं, इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोलते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? तो नेटवर्क और सर्किट, इट इज डिफाइंड हियर। इट सेज network is a electrical configuration. What is this? It is a electrical configuration. Electrical configuration means कि हम किसी भी जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो या तो करंट को, या तो वो एनर्जी को प्रोवाइड करने वाले होंगे या एनर्जी को रिसीव करने वाले होंगे, और उनका जो आपस में कनेक्शन होगा वो भी किसी ऐसे मीडियम या ऐसे एलिमेंट से होगा जो करंट और पावर को कैरी कर सकता है। इट मीन्स if I draw a resistor, for example, this is resistor. If I draw a inductor, then this resistor and inductor is connected with a wire. Wire क्या? कंडक्टिंग मटेरियल, जो कि करंट को कैरी कर सकता है। रजिस्टर जो करंट को हीट में कन्वर्ट करता है। इंडक्टर जो कि जितनी भी एनर्जी को रिसीव करेगा उसको मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम यहाँ क्या लगाते हैं? एनर्जी सोर्स लगाते हैं। हमने यहाँ पे अल्टरनेटिंग एनर्जी सोर्स मान लिए लगा दिया, तो ये एसी सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की जब भी बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे, तो उसमें कौन से एलिमेंट हमें दिमाग में आने चाहिए? पहला हमारे पास सोर्स जो एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, उसके बाद जो एनर्जी को रिसीव करेंगे वो एलिमेंट, ये आर एल सी तीनों हो सकते हैं। उसके बाद इनको कनेक्ट करने के लिए कंडक्टिंग एलिमेंट्स जो वायर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो सच
combination, such configuration is known as the electrical network or electrical circuit. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी ने यहाँ पे जो एक रजिस्टर और एक इंडक्टर है उसको एक लकड़ी से जोड़ दिया, एक वुड के साथ उसको कनेक्ट आपस में कनेक्ट कर दिया तो करंट का फ्लो नहीं होगा। या फिर आपने एनर्जी सोर्स तो लगाया लेकिन रजिस्टर की जगह आपने कोई रबर एलिमेंट लगा दिया, मतलब एक नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट लगा दिया, तो उससे वो सर्किट कंप्लीट सर्किट नहीं माना जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन बनाएगी। वो डेफिनेशन क्या है? नेटवर्क इज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन इन विच वेरियस कंपोनेंट्स मींस रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर्स एक्सेट्रा एंड वोल्टेज सोर्सेज एंड और करंट सोर्सेज, मतलब हो सकता है दोनों हो सकता है दोनों में कोई एक हो। तो वोल्टेज सोर्सेज एंड और करंट सोर्सेज आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड मींस दे शुड बी कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में हम कॉपर के बने हुए वायर या एल्यूमिनियम के वायर। तो इसके बाद बात आती है कि ये तो नेटवर्क की डेफिनेशन हो गई। ये सारी चीजें जब एक कॉन्फ़िगरेशन में होंगी, एक प्लेटफॉर्म पे होंगी, प्रॉपर्ली कनेक्ट होंगी तो उसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलेंगे। कितने टाइप के हो सकते हैं? ये क्वेश्चन एक बच्ची ने क्लास में पूछा भी था पहले। तो नेटवर्क के टाइप्स क्या होंगे? कहता है नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे पास कितने सप्लाई सोर्सेज हैं। मैंने बोला कि हमारे पास दो सप्लाई सोर्स हैं, एसी और डीसी। यूनिट 1 में हम डीसी की बात कर रहे हैं। तो कहता है जब आप यहाँ पर सोर्स जो हमने कनेक्ट किया है, the source that we have connected here, यहाँ पर जो मैंने सोर्स कनेक्ट किया था इस डायग्राम में, वो क्या था? सोर्स वो एक एसी एलिमेंट था, एसी एनर्जी सोर्स था। इसकी बजाय अगर मैं डीसी सोर्स ले लूं, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? डीसी सर्किट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी सोर्स we divide the electrical circuit in two categories. First is the DC circuit and second is the AC circuit. AC circuit को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये है एक सिंगल फेज AC सर्किट और दूसरा क्या है? 3 फेज AC सर्किट। तो सिंगल फेज AC सर्किट जो हमको यूनिट 2 में पढ़ना है, और 3 फेज AC सर्किट जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो एडवांस लेवल पे जाता है, जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में आपको करूंगा जब मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा। तो सिंगल और 3 फेज का डिफरेंस मुझे बताना है, क्योंकि एक स्टूडेंट की क्वेरी भी आई, सर वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। So depending on the energy element, we are having the 3 types of electrical circuit: DC, AC, single phase AC, and 3 phase AC. The network can be DC or AC depending on the type of source involved. For the DC circuit, the voltage and current sources are DC, whereas for AC, these are the voltage and current sources are AC. किसी को डाउट इसमें? सिंपल है, मुझे लगता नहीं जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है। कोई डाउट हो किसी को? नो सर। गुड। देन कम टू द एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। अब देखिए जैसे नाम है वैसे ही इसका काम भी होगा, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट्स, अब हमने हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो तरह के एलिमेंट निकल करके आए। एक निकल करके आए सोर्स, एनर्जी सोर्सेज जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे वो एलिमेंट निकल करके आए जो एनर्जी को रिसीव करते हैं। क्या रजिस्टर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? कभी नहीं। अगर वो लैब में आप आओगे, रजिस्टर रखा है तो रखा रहे, कभी उसको टच करने में करंट नहीं लगेगा आपको, कभी आपको वोल्टेज का फील नहीं आएगा कि वोल्टेज डिफरेंस उसमें। या इंडक्टर या कैपेसिटर की बात करें तो इंडक्टर कैपेसिटर अगर एनर्जी को स्टोर किया हुआ है उन्होंने, तब तो आपको ठीक है, स्टोरिंग एलिमेंट है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में वो केवल एक एलिमेंट जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट की, तो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट दैट कैन प्रोवाइड द एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एंड पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट दैट रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द from the active elements, or we can say the energy sources. तो एक्टिव एलिमेंट के एग्जांपल्स याद हो सकते हैं। कभी आपसे कोई एक्टिव एलिमेंट की बात करेगा तो आप बोलोगे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेज आर द एक्टिव एलिमेंट। व्हाई? Because an independent voltage source or independent current source which can absorb or deliver the energy are known as the active elements. Then passive elements, the circuit element which cannot generate the energy. These elements cannot generate the energy. इनके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, कभी जनरेट भी नहीं करते, बट ये रिसीव कर सकते हैं। तो उनके एलिमेंट्स एग्जांपल आर, एल और सी इन रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। नाउ कम टू वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले नाम ले लिया वोल्टेज और करंट सोर्स का, तो उसको पढ़ना पड़ेगा वोल्टेज करंट सोर्स क्या होते हैं। आरएलसी को इसलिए नहीं रखा सिलेबस में क्योंकि आर, एल और सी आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में जरूरत नहीं है इसकी प्रॉपर्टी बताने की। फिर भी थोड़ा सा हम यूनिट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बात वोल्टेज और करंट सोर्स।
व्हाट आर द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। अब हमने लैब में अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो हमने परफॉर्म किया उसमें हमने सोर्स क्या लिया था, एसी सोर्स लिया था, जब हमने केवीएल और केसीएल वेरीफाई किया था। और जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई किया वो कैसे किया था, वो डीसी सोर्स पे किया था। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, AC as well as DC. For the operation of all electrical electronic circuits, a source of power or energy is essential. इसके बिना काम नहीं चलेगा। These sources are classified into two categories. It may be voltage source and it may be current sources. तो voltage source का अगर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसा क्लास में बताया था मैंने, all the batteries are example of voltage sources. और करंट सोर्स के एग्जांपल की बात करें तो वो मैंने क्या बताया था, सोलर सेल्स कैसे वर्क करते हैं वो भी डिस्कस किया था। तो बैटरी मतलब आपको यहाँ से आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा 2 टर्मिनल्स के क्रॉस, और फिर करंट का फ्लो होगा जब सर्किट में वो कनेक्ट होगा। सोलर सेल्स जैसी सनलाइट फॉल होगा सोलर सेल पे तो ये डायरेक्टली करंट को प्रोड्यूस करेगा, आपको सर्किट में आउटपुट में करंट मिलेगा, तो इट बिहेव एज ए करंट सोर्स। हो सकता है कोई आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स, कहता है क्लासिफिकेशन कैसे होंगे उस चार्ट को देख लेते हैं। वो सोर्स एक हो गया आपके पास वोल्टेज सोर्स, दूसरा आपके पास हो गया करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स को 2 में पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहता है पहला है आपके पास A इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, B इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से करंट सोर्स को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। A पार्ट कहता है इंडिपेंडेंट और B पार्ट कहता है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स तो हम सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है ये पहली बार मैं बता रहा हूँ। तो नाम से अगर हम देखें जो हमें समझ में आता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डेफिनेटली ये ऐसे सोर्सेज होते होंगे जो किसी ना किसी पे डिपेंड करते होंगे। अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं, इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं करे। फिर आता है डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये भी कुछ ऐसे करंट सोर्स होते होंगे जो किसी दूसरे पर डिपेंड करते होंगे, तो डिपेंडेंट सोर्सेज। अभी थोड़ी देर के लिए डिपेंडेंट वोल्टेज और डिपेंडेंट करंट सोर्स को छोड़ देते हैं, आते हैं इंडिपेंडेंट, जो मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करें। तो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे, जितने भी सोर्सेस को हम पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स में ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं। हमने वोल्टेज सोर्स ड्रॉ किया, लिख दिया 10 वोल्ट, ये इसका 10 वोल्ट वोल्टेज है तो है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कोई करंट सोर्स है 5 एम्पीयर करंट प्रोवाइड करता है, इट मींस वो 5 एम्पीयर करंट प्रोवाइड करता है, वो किसी दूसरी पे उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो इस तरह के सोर्सेस को हमने 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया। तो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, सेकंड इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली वी आर हैविंग ए आइडियल करंट सोर्स एंड वी आर हैविंग ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसको बताता हूँ। अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल जनरली जो मैंने अभी तक न्यूमेरिकल से बनाया वो ऐसे बनाया है, प्लस माइनस। ये यहाँ पे मैं लिख दिया 10 वोल्ट, ये हो गया वोल्टेज सोर्स। और एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था वो कुछ इस तरह से था, इसमें लिखा हुआ था प्लस माइनस 10 वोल्ट, और इसके साथ मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस भी लिख दिया था। ये वोल्टेज है 1। तो आपने बताया सर ये 1 ओम जो है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस वोल्टेज सोर्स का। ऐसे ही मैंने जब करंट सोर्स का न्यूमेरिकल कराया था तो एक न्यूमेरिकल मैंने ऐसे लिया था जिसमें कि करंट सोर्स तो मैं जनरली ड्रॉ करता हूँ, एरो से उसको रिप्रेजेंट किया, मान लीजिए कि 5 एम्पियर लिख दिया। और एक मैंने करंट सोर्स ड्रॉ किया एक न्यूमेरिकल में, उसको ऐसे लिख दिया कि 5 एम्पियर और कॉमा करके मैं लिख दिया 1 ओम। तो आपने बोला था सर ये कॉमा करके 1 ओम जो लिखा हुआ है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो वोल्टेज सोर्स ऐसा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी जाने का मतलब क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं कि Ri विल बी इक्वल टू 0, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। करंट सोर्स के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस Ri होगा वो क्या हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन आता है कि एक बार मैंने 0 लिख दिया और एक बार मैंने इनफाइनाइट लिख दिया, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो जिस एलिमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है या नहीं है, उसको हम नाम क्या देंगे, आइडियल।
दिस इज आइडियल। आइडियल ऊपर क्या हेडिंग है, वोल्टेज सोर्स, तो ये हो जाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। और जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम नाम लिखेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर करंट सोर्स की बात है, तो जहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है उसको हम क्या लिखेंगे, इट विल बी आइडियल करंट सोर्स में डॉट लेता हूं, और इट विल बिकम प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये आ गया। अब यहां से थोड़ा तो आपको सीन क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर होता है कि हाँ ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि एक्चुअली ऐसा होगा, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर ये आइडियल सिचुएशन को मीट करता है। और ये सारे के सारे सोर्सेज जो भी हैं वो सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज वोल्टेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज करंट, और फिर वोल्टेज में 2 और करंट में भी 2। अब मैं एक एक करके इस बात को समझाता हूँ एक्चुअली ये है क्या। मान लीजिए कि मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, सीधे सर्किट पर आते हैं, और मैंने वहां पर एक बैटरी कनेक्ट करी, प्लस माइनस मैंने कहा कि 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये बैटरी आगे आकर के एक लोड के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर लोड मतलब सिंपल मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, मैंने कहा कि ये लोड रेजिस्टेंस RL है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर 10 वोल्ट की बैटरी को मैं लोड के साथ कनेक्ट करूं तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 10 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो पूरा का पूरा RL लोड के अक्रॉस लिंक करे। मतलब 10 वोल्ट अगर हमने सप्लाई दिया है तो लोड को भी 10 वोल्ट का वोल्टेज मिले। ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ओके, इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताऊं। मान लीजिए कि आपके घर में जो बैटरी रखी हुई है, आपने जो इन्वर्टर के साथ बैटरी रखी हुई है, और या फिर जो सप्लाई आ रही है, जो ग्रिड से सप्लाई आ रही है, किसी कोई भी एग्जांपल, कोई भी एक सोर्स ले लेते हैं, जो सप्लाई आ रही है उसको ले लेते हैं, या बैटरी जो रखी हुई है उसको ले लेते हैं। उन दोनों ही केस में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ठीक, और 2 टर्मिनल हमको मिलते हैं। जो घर में सप्लाई भी आ रही होती है वहां में 2 टर्मिनल होते हैं, एक अर्थिंग का होता है, थर्ड वाला वो प्रोटेक्शन के पार्ट पर है। 2 टर्मिनल होते हैं, वो 2 टर्मिनल मतलब सिंगल पे सप्लाई, एक लाइव वायर और रिटर्न वायर, ठीक, इस तरह से। तो उसके अक्रॉस, उन 2 पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज होता है। अब उस पॉइंट पर वोल्टेज जो है वो मान लीजिए 230 वोल्ट है, तो वो अगर 230 वोल्ट अवेलेबल है उस सोर्स पे, चाहे वो बैटरी हो या ग्रिड सप्लाई से आ रहा है पावर, हम चाहते हैं कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, चाहे वो टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, हर एक में 230 वोल्ट वोल्टेज ही जाए, बीच में किसी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में ड्रॉप हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हम बैटरी की बात करें, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ग्रिड पे नहीं जाते हैं, बैटरी की बात करते हैं। मान लीजिए कि हम मार्केट गए और मार्केट जाकर के हमने एक्साइड की बैटरी को परचेज किया, ठीक, और एक्साइड की बैटरी को जो हमने परचेज किया तो यहाँ पर 2 टर्मिनल इसमें लगे हुए थे और इसमें लिखा हुआ था प्लस और माइनस। तो आपने इसकी रेटिंग देखी तो आपने देखा कि सर ये 150 एम्पियर आवर की बैटरी है और इसका वोल्टेज जो है वो 18 वोल्ट है, इतने पे बात कर रही है। हम आए, हमने खुशी खुशी ला करके अपने घर पे जो लोड था उस पे ला करके इसको हमने कनेक्ट किया। ये लोड है, कोई बल्ब है, जो भी है, हमने पॉजिटिव टर्मिनल लिया, ला करके लोड पे कनेक्ट किया, नेगेटिव कनेक्ट किया, और बोला कि अब हमारा जो ये बल्ब है वो भी डीसी पे ऑपरेट कर सकता है और ये 18 वोल्ट के लिए रेटेड है, वो चल जाएगा। अब हमने इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, तो हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लगा दिया एक वोल्ट मीटर। यहाँ पे लगाया हमने एक वोल्ट मीटर और इसकी वैल्यू को मेजर किया। अब हमने जब वैल्यू को मेजर किया तो यहाँ पे कितना आता है, 15 वोल्ट आता है। तो हमने कहा कि 18 वोल्ट तो इसने लिखा हुआ है यहाँ पर, दुकान वाले ने 18 वोल्ट यहाँ पर, और 15 वोल्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर जो वायर है, क्या उस वायर में कुछ दिक्कत? हमने वायर भी नया है, वायर में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। मतलब जो सप्लाई सोर्स प्रोवाइड करना चाहिए और जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसमें कहीं ना कोई दिक्कत है। तो 18 वोल्ट वो रेटिंग कैसे आई? कहता है कि हमने फिर दुकान वाले के पास गए, हमने उससे पूछा कि 18 वोल्ट लिखा था लेकिन 15 दिखा रहा है। उसने कंपनी फोन किया, कंपनी कहा कि हमने टेस्ट किया हुआ, आपको टेस्ट की शीट दिखा सकते हैं। और सिचुएशन जब जिस भी स्टैंडर्ड कंडीशन टेस्टिंग की गई तो 18 वोल्ट के लिए रेटेड था। वैसे 15 नहीं होगा, 15 मैंने काफी ले लिया।
मैं इसको थोड़ा चेंज करके 17 कर देता हूँ या 17.5 कर देता हूँ। मैंने इसको 17 वोल्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर इंजीनियर्स के साथ डिस्कस हुआ कि ये वोल्टेज का ड्रॉप क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि सर ये जब बैटरी बनती है, इस बैटरी में प्लेट्स होती हैं, इस बैटरी का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक एसिड होता है, H2SO4 होता है, जिसमें लेड एसिड बैटरी है तो लेड और एसिड दोनों यूज होगा। फिर इसका एक इंटरनल सर्किट डायग्राम है जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन से एक ईएमएफ बनता है, करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करते हैं तो करंट का फ्लो होता है। तो हमें ये बात समझ में आ गई क्योंकि हमने वही पढ़ रखा है केमिस्ट्री भी। तो उसने फिर ये बताया कि सर एक्चुअली इसे 18 वोल्ट प्रोड्यूस तो करना चाहिए, लेकिन बैटरी के फिजिकल डायमेंशंस को कंसीडर करते हुए, उस केमिकल रिएक्शंस को कंसीडर करते हुए बैटरी में कुछ ड्रॉप्स भी होते हैं, और प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो 18 वोल्ट इसको प्रोवाइड करना चाहिए वो 18 प्रोवाइड ना करके वो 17 वोल्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन नॉर्मल लोगों को इसका पता नहीं चलता है क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, हमारा ऑपरेटर ऑन हो रहा होता है, चल रहा होता है। तो लेकिन हमने उसको मेजर किया तो हमें पता चल गया इस चीज का। तो ये 18 से 17 वोल्ट जो हुआ, अब हमारा टारगेट ये था कि इस 18 से 17 वोल्ट में जो ड्रॉप हुआ है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट कहाँ करें? कहता है क्या वो ड्रॉप इस वायर में कहीं हो रहा है? कहता है इस वायर में कोई ड्रॉप नहीं। क्या वो इस बल्ब में कहीं हो रहा है? कह रहा है यहाँ भी नहीं हो रहा है। वो जो 18 से 17 वोल्ट जो 1 वोल्ट का ड्रॉप है वो बैटरी में इंटरनल कहीं हो रहा है, बैटरी के डायमेंशन से, बैटरी केमिकल रिएक्शन से, अदर पैरामीटर्स की वजह से वो ड्रॉप हो रहा है। तो उसको अब हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट करना था। तो हमने जब इसको रिप्रेजेंट किया तो या तो हमने उसको ऐसे लिख दिया 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस लिख दिया, मान लो इसको मैंने लिख दिया इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं RI लिख देता हूँ। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करें? अब हमारे पास हमने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया तो 10 वोल्ट RI लिख दिया। RI इसने लिखा, हमने कहा कि बैटरी में जितना भी ड्रॉप हो रहा है, जितने भी 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है या 1.15 वोल्ट का जो भी ड्रॉप हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज के ड्रॉप को बताता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 10 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस RI की वैल्यू भी लिख करके दी। तो आपने जब डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन पे आपने बुकलेट पढ़ी तो आपने देखा कि 150 एम्पियर आर, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 18 वोल्ट, ऐसे करके इन्होंने स्पेसिफिकेशन को लिखा हुआ है। ये बात जस्टिफाई हो गई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में बैटरी के अंदर या किसी भी वोल्टेज सोर्स के अंदर कुछ होता नहीं है, कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन उस ड्रॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक रेजिस्टेंस से उसको रिप्रेजेंट किया है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोग को? इतनी बात समझ में आई? यस सर, यस सर, यस सर। ओके गुड। यस सर। अब देखिए सर, हाँ बेटा, हाँ पूछिए। सर तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है जिससे वो 17 वोल्ट होगा, हाँ, तो वो अपन सर्किट में क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते 17 वोल्ट, उसको 18 वोल्ट ही क्यों लिखते हैं? नहीं सर्किट रिप्रेजेंट करेंगे ना, सर्किट में करेंगे रिप्रेजेंट, बिल्कुल सर तो वो करेंगे। 17 वोल्ट ही होगा। वो 17 वोल्ट ही होगा, लेकिन वो 17 वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करे उसमें हर जगह हमने आइडियल सिचुएशन ली। अगर आप कोई नई बैटरी लेकर के आओ तो 18 वोल्ट ही दिखाएगा, 17.99 या 18 वोल्ट ही दिखाएगा, उस पर ज्यादा भी दिखा दे। लेकिन जब टाइम के साथ धीरे धीरे बैटरी पुरानी होती है ना, 3 साल यूज कर लिया, 5 साल यूज कर लिया, पावर स्टोरेज कम हो गया, उस समय जब आप इसको मेजर करोगे तो वो जो 18 का 18 वोल्ट दिखा रहा था वो 1 साल के बाद 17 भी हो जाएगा, उसके 1 साल के बाद 16.5 हो जाए, 15 हो जाए, 14 तक पहुंच जाए। तो वो वोल्टेज टाइम, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो मैंने बताया उसके जो रीजन बताया, केमिकल अभी नए केमिकल है, H2SO4 जो है कंसंट्रेटेड है, लेड की जो प्लेट है वो नहीं है, वायर्स जो है कनेक्शन जो है उनमें कहीं पर कोई कार्बन नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, तो वोल्टेज जितना प्रोड्यूस करना चाहिए उतना बना रहा है। 1 साल के बाद आप मेजर करो चीजें पुरानी होंगी। हमारी भी एज जब होती तो हम हमारी जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है, हम उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। इसी तरह से सारे एलिमेंट के साथ है, तो ये वोल्टेज लेवल जो है रिड्यूस करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्टिंग में वो वैल्यू मेजर करेंगे, लिख के देंगे, लेकिन टाइम के साथ वो बढ़ेगी। तो हमने जितने न्यूमेरिकल्स अभी तक सॉल्व करे वो आइडियल सिचुएशन में लेकर के सॉल्व करें। 1 या 2 न्यूमेरिकल हमने ऐसे करे थे जिसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी थी जो आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पर वही चीज कंसिडर करी, 10 वोल्ट लिया, 10 वोल्ट नहीं हटाता हूँ, मैं इसको 18 ले लेता हूँ क्योंकि मैंने हर जगह 18 लिखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर 18 वोल्ट ले लिया और यहाँ पे लिख दिया इंटरनल रेजिस्टेंस RI। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें सर्किट में रिप्रेजेंट करना है। तो सर्किट में रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया या इंजीनियर से पूछा गया कि सर इसको बैटरी के साथ सीरीज में लगा दें या पैरेलल में लगा दें।
तो क्या कोई बता सकता है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है या पैरेलल में कनेक्ट होता है? सर सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज में सीरीज में सीरीज में सीरीज में सीरीज में कनेक्ट क्यों होगा? मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ सर, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप हो सके सीरीज में कनेक्ट। बिल्कुल। अब मैं उसी चीज को यहाँ पर बता देता हूँ, आपको ड्रॉ करता हूँ। मैं सेम सर्किट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बैटरी ड्रॉ करी 18 वोल्ट की, और इसे इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में लगाता हूँ। दिस इज सीरीज, RI रेजिस्टेंस सीरीज में। और उसके बाद इस बैटरी के दो टर्मिनल आपको यहाँ मिले, इसके अक्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस RL यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो दूसरे स्टूडेंट ने बोला, किसी और ने बोला कि सीरीज क्यों, हम तो पैरेलल लगा करके देखेंगे। तो 18 वोल्ट होगा। ठीक है, आप अगर पैरेलल बोलते हो तो हम पैरेलल भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पर आके लगा दिया पैरेलल RI, और इसके साथ पैरेलल के दो टर्मिनल यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इन दो टर्मिनल के अक्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस RL को कनेक्ट कर दिया। अब कहता है कि हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था, उसका पर्पस था वोल्टेज के ड्रॉप को शो करना। अब वोल्टेज के ड्रॉप कैसे शो करेगा? अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इन दोनों केस में अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो वो इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पर होगी +18 माइनस जो भी करंट I फ्लो कर रहा है माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस RI, इट विल बिकम इक्वल टू, अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है लोड वोल्टेज VL कंसिडर कर लेता हूँ प्लस माइनस, इट विल बिकम इक्वल टू VL। 18 में से इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो कुछ भी ड्रॉप हो रहा था उसको माइनस कर दिया, और बचा हुआ जो वोल्टेज है वो लोड के अक्रॉस मिला। I इंटू RI की वैल्यू अगर 1 है, मान लीजिए कंसीडरिंग द रेजिस्टेंस एंड करंट, अगर ये वैल्यू 1 है तो 18 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 17 वोल्ट आपको लोड के अक्रॉस मिलेगा। इस सर्किट को देखते हैं। इस सर्किट में कहता है कि 18 वोल्ट आपने यहाँ पर कनेक्ट किया प्लस माइनस, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पर भी 18 वोल्ट होगा, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो भी प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट मिलेगा। तो कहता है अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो आप जो ड्रॉप रिप्रेजेंट करना चाहते थे वो ड्रॉप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस लगा तो दिया, लेकिन वोल्टेज का ड्रॉप रिप्रेजेंट आप यहाँ पर नहीं कर पाए। तो कहता है कि दिस सर्किट डायग्राम is not able to represent what we want to show in the circuit। ये उस बात को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये सर्किट डायग्राम उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम सर्किट में शो करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता नहीं है सर्किट में, अपने बैटरी के अंदर कोई ऐसा वायर लगा नहीं होगा जो ड्रॉप देगा, लेकिन हमें उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में शो करना है। तो उस वोल्टेज ड्रॉप को शो करने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस को इमेजिन किया, उसको टेस्ट करके उसकी वैल्यू को निकाला, उसको सर्किट में जब रिप्रेजेंट किया तो कहता है दिस रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी सो दैट ए ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड and accordingly the voltage will exist across the load terminals। I think this concept will be clear to all of you now। Yes sir। यस सर। Okay, very good। तो अगर ये वोल्टेज सोर्स की बात क्लियर हो गई तो अब आगे बढ़ते हैं, करंट सोर्स पे आते हैं। अब करंट सोर्स, अच्छा पहले वोल्टेज सोर्स को और क्लियर करते हैं। अब कहता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। मैंने थोड़ी देर पहले लिखा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। सर्किट फिर से बना लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा सप्लाई वोल्टेज को मैं VS लिखता हूँ इन जनरल, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं RI लिख लेता हूँ, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट कर लेता हूँ RL। ठीक है, और मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन मिलेगी प्लस VS, यहाँ पे लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैंने VL वोल्टेज ले लिया प्लस माइनस। तो इक्वेशन बनेगी प्लस VS माइनस I इंटू RI माइनस VL इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई VS माइनस I इंटू RI, इट विल इक्वल टू VL। हमारे आइडियल की सिचुएशन क्या है? आइडियल में हम क्या चाहते हैं? इन केस ऑफ आइडियल वी वांट दैट VS मस्ट बी इक्वल टू VL, कोई ड्रॉप ना हो, जो सोर्स बना है वो लोड को पहुंच जाए, आइडियल सिचुएशन हो गया, इतना इनपुट उतना आउटपुट। तो कहता है इसको अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो करंट तो 0 कर नहीं सकते, करंट तो सर्किट में फ्लो करेगा और रिक्वायरमेंट है सर्किट की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम अगर 0 कर दें तो VS विल बिकम इक्वल टू VL। तो कंडीशन फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स
will be internal resistance must be equal to 0। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछाता है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन क्या है, आर आई की वैल्यू 0, इनफाइनाइट और 1 2 सब दिया होगा, आप लिखोगे 0। और प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट कैसे होता है, सीरीज में या पैरेलल में, तो आपको लिखना होगा सीरीज। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं इसके बाद करंट सोर्स पे। नाउ कम टू द करंट सोर्स। करंट सोर्स, अब वोल्टेज सोर्स समझ में आ गया तो करंट सोर्स आपको तुरंत समझ जाओगे। ये करंट सोर्स यहाँ पे मैंने लगाया, मान लीजिए कि ये 10 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करता है और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, कोई लोड रेजिस्टेंस आर एल लगा हुआ है, ठीक है। अब जब हमने मेजर किया और मान लीजिए मैं इसका एक्चुअल अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो मैं बोलता हूँ ये सोलर प्लेट है जिसपे सनलाइट यहाँ पे फॉल हो रही है। तो जैसे ही सनलाइट इस पे फॉल हुआ तो सोलर प्लेट ने यहाँ पर करंट प्रोवाइड किया, यहाँ से करंट आउटपुट आया, ठीक। करंट आउटपुट आया और यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ था, उस बल्ब को उसने करंट दिया और आकर के यहाँ पर वापस रिटर्न हो गया, इस पाथ में फ्लो कर रहा है। तो इसकी जो रेटिंग थी, मान लीजिए कि ये 10 एम्पियर के लिए रेटेड था और जब हमने करंट को मेजर किया तो यहाँ पर एक लगा दिया अमीटर। अमीटर ने इस वैल्यू को शो किया 9 एम्पियर। तो फिर से वही बात कि सोलर प्लेट तो 10 एम्पियर के लिए रेटेड है और 9 एम्पियर क्यों दे रहा है। फिर हम वापस दुकान वाले के पास गए, हमने पूछा कि आपने बताया कुछ था, यहाँ मिल कुछ रहा है। तो उसने कहा कि सर जब बताया गया था तब सोलर लाइट जब बनाया गया था तो सनलाइट की इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर थी एकदम समर सिचुएशन में, और आप जो है क्लाउडी सिचुएशन में देख रहे हो या फिर फॉग सिचुएशन में आप उसको देख रहे हो तो सनलाइट इंटेंसिटी कम हो गई। अब सनलाइट कम होगी तो करंट तो कम हो ही जाएगी। इस तरह के रीजन की वजह से करंट कम हो गया। हमने कहा कि हम इसको सर्किट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसको हम सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ी देर पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया था, मैं अपने स्टूडेंट से बोला कि भाई सर्किट बना दो इसके लिए, अब कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो उसने कहा कि ठीक है सर, एक करंट सोर्स ले लिया 10 एम्पियर का, कहता सीरीज में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई लगा दिया और ये लोड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। उसने कहा कि सर ये होगा इसका सर्किट डायग्राम, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर सीरीज में रिप्रेजेंट कर दिया, सर्किट सही हो गया। तो क्या ये सर्किट सही है? क्या हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम? नो सर। नो सर। नो सर। इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं तो इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर सकते? आप समझ सर, गए सर करंट सेम ही आएगा। करंट तो सेम ही आएगा। करंट बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। अब इसने जब लोड के अक्रॉस आप करंट को मेजर करोगे तो लोड में 10 एम्पियर ही मिलेगा। हमें शो करना था लोड में 9 एम्पियर क्योंकि ड्रॉप हो रहा था। तो कहता है कि एक्चुअली वी वांट टू रिप्रेजेंट द ड्रॉप। और ड्रॉप कैसे मिलेगा? कहता है कि ड्रॉप रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, अगर हम शंट में एक ब्रांच लें या पैरेलल में एक ब्रांच लें और ऐसा बोलें कि 10 एम्पियर करंट यहाँ तक आ रही थी जिसमें से 1 एम्पियर की करंट को इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने अपने अक्रॉस कैरी कर लिया और रिमेनिंग जो करंट है वो जो भी अपना लोड रेजिस्टेंस है वो आरएल तक पहुंच गया, तो करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 एम्पियर पहुंचेगा। तो क्योंकि करंट को हमें अब हाई की लेस वैल्यू शो करना है तो करंट डिवाइडर लगाना पड़ेगा, तो मतलब केसीएल लगाना पड़ेगा। तो वहां पे हमें शंट ब्रांच चाहिए होगी जो करंट को कैरी कर पाए। यहाँ पर इक्वेशन वैलिड है। तो कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट सोर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन पैरेलल विद द सोर्स, and whereas the volt in case of the voltage source the internal resistance was connected in series. Yes. अब थोड़ी देर पहले मैंने आइडियल वोल्टेज लिखा था तो मैं अब आइडियल करंट को भी डिस्कस कर लेता हूँ। आइडियल करंट सोर्स, और आइडियल करंट सोर्स के लिए मैंने कंडीशन लिखी हुई थी थोड़ी देर पहले कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम होना चाहिए। अब इनफाइनाइट की बात कर रहा है तो क्या कहता है अभी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये सोर्स है करंट सोर्स IS, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और इसकी वैल्यू RI है और इसको लोड को यहाँ पर पहुंचाना है करंट, और ये लोड करंट है यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस इज RL ओम्स। ठीक, IS करंट जो उसने प्रोड्यूस किया वो यहाँ तक आ गया। हम चाहते हैं कि इस वाली ब्रांच में जो करंट हो वो IS हो और इस ब्रांच में जो करंट है वो 0 एम्पियर हो। यही तो हम चाहते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव में किसी को कोई डाउट तो नहीं कि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी करंट सोर्स ने IS प्रोड्यूस किया वो पूरा RL के अक्रॉस चला जाए और इंटरनल रेजिस्टेंस वाली जो ब्रांच है यहाँ पे करंट 0 हो।
अगर ये 10 एम्पियर बना रहा है तो पूरा 10 इस लोड में आ जाए, यहाँ पर करंट बिल्कुल भी ना जाए। इज दिस ओके? यस सर। ओके, यस सर। बिल्कुल। ऐसा करने के लिए हम क्या चाहेंगे? ऐसा करने के लिए हम ये चाहेंगे कि ये वाली ब्रांच जो है वो सर्किट में हो ही ना, ये वाली ब्रांच जो है वो ओपन हो जाए। तो मैं सर्किट को कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप IS ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से IS करंट आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, इस ब्रांच को ओपन कर दिया, ऐसे ओपन छोड़ दिया और फर्दर सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये आ गया इस तरह से RL। कहता अगर ये ब्रांच ओपन हो जाएगी तो इस ओपन ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 एम्पियर होगी, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। जो भी IS करंट आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 हो या 20 हो, पूरी IS करंट लोड के क्रॉस फ्लो करेगी। तो ये जो ब्रांच मैंने ओपन रिप्रेजेंट किया है, दिस ओपन ब्रांच, ओपन सर्किट या ओपन ब्रांच रिप्रेजेंट द R वैल्यू इनफाइनाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। क्या ये बात किसी को समझ में आती है कि ओपन सर्किट के रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट शो करते हैं? क्या कोई बता सकता है कि क्यों इनफाइनाइट शो करते हैं इसको? क्योंकि सर अगर को मिनिमम चाहिए सर तो बिकॉज रेजिस्टेंस करंट मैक्सिमम होना चाहिए। करंट जीरो हो जाएगा। करंट सर करंट जीरो हो जाएगा तो रेजिस्टेंस। देखिए, हाँ, करंट 0 हो जाएगा। आप लोग को पता है इसका मतलब, मैं सिर्फ समराइज कर देता हूँ। रेजिस्टेंस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कहता है कि जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी करंट कम होगी। रेजिस्टेंस को हिंदी में नाम दिया जाता है प्रतिरोध। जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उतना करंट की वैल्यू कम होगी। मतलब रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट। अब हम चाहते हैं करंट की वैल्यू 0, तो रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, करंट कम होता जा रहा है। हमने कहा रेजिस्टेंस को 0 करना है तो करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। कहता है इफ वी वांट टू मेंटेन द करंट 0, minimum possible current value 0, then resistance should be infinite। तो रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होगा वो हमने वैल्यू लिख ली, और कहता है वो रेजिस्टेंस, वो करंट की वैल्यू 0 कब मिलती है? तो ओपन सर्किट में मिलता है। तो कहता है ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू 0 थी और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पे भी करंट की वैल्यू को 0 हमने एज ए डेफिनेशन निकाला। तो हम कह सकते हैं कि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? वो इनफाइनाइट होगा। तो फॉर ए आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस वुड बी infinite, whereas for the practical situation there exists some internal resistances. I think the concept of ideal and practical voltage source and current source is clear to all of you now. Is it okay? यस सर। ठीक है। Yes, तो okay. तो यहाँ पर आप लोग को क्या क्या समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट सोर्सेस समझ में आ गए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज। इतनी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी गई है, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वही है जो आइडियल सिचुएशन में हमने सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया, आइडियल वोल्टेज सोर्स, कहता है सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया। ठीक है, सर्किट को ड्रॉ किया, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और इस वोल्टेज सोर्स में हमने इक्वेशन को लिखा। तो यहाँ पे इक्वेशन आता है V अगर यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, जो इसके लिए अगर मैं ले लेता हूँ लोड रेजिस्टेंस अगर R ओम है तो V माइनस आई इंटू R विल बिकम इक्वल टू 0। या फिर इसको हम R के अक्रॉस जो वोल्टेज, उसको मैं अगर उन्होंने टर्मिनल वोल्टेज VT का नाम दिया है, V वोल्ट का नाम दिया है, तो यहाँ पे ले सकते हैं V विल बी इक्वल टू VT या फिर V वोल्टेज। तो कहता है कि यहाँ पर वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। जितना भी आप करंट को यहाँ पे इंक्रीज करो या करंट को डिक्रीज करो, वोल्टेज हमेशा कैसे मेंटेन रहेगा? कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो करंट वोल्टेज विल हैव ए कांस्टेंट लाइन, जो आपने यहाँ पर लिया वहां, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे ड्रॉ करते जा रहे हैं आपको हमेशा करंट वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट ही मिलेगी, क्योंकि कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं मिल रहा है। जो सोर्स ने बनाया उतना ही वोल्टेज आपको ऑल द टाइम मिलेगा। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमने यहाँ पर क्या लगाया? एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया, थोड़ी देर पहले लगाया था। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस RS ले लिया इसको। अब इसके लिए इक्वेशन लिखा, यहाँ से इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? प्लस V माइनस आई इंटू RS, टर्मिनल वोल्टेज, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है VT वोल्टेज, ये प्लस और ये माइनस जाएगा माइनस VT, इट विल बिकम इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं फर्दर लिखूं तो यहाँ से आएगा VT इज इक्वल टू V माइनस आई इंटू RS। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ
VT इज इक्वल टू V माइनस आई इंटू RS। अब हम यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहते थे, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसी ड्रॉ करना चाहते थे जिसमें y एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज VT लिया हुआ है, और x एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ है, लोड करंट I लिया हुआ है। तो मैंने बोला कि ये आपका y एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो करंट है वो x एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहता है ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इसको मैं ले सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर्मेट। y क्या हो गया, वोल्टेज, v इज इक्वल टू वी टी, x मैंने यहाँ पर करंट को ले लिया तो ये x वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू RS वैल्यू विल बी m, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, RS विल बी द m वैल्यू, और माइनस एम एक्स हो गया प्लस सी, और v जो रिप्रेजेंट करेगा दैट v विल बी द c वैल्यू। क्या इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए अगर मैं प्लॉट करूं, x एक्सेस पे मैंने vt ले लिया, y एक्सेस से मैंने करंट ले लिया, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी अगर लाइन है, तो हम सबको पता है कि ये लाइन जो है इसका स्लोप निगेटिव होगा, और कुछ इस तरह से लाइन ये बन करके इस तरह से लाइन जो है वो डिक्रीजिंग या नेगेटिव स्लोप पे होगी। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस लाइन सभी लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वो इस तरह से ही मिलेगी। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट सर दिस 0, V। 0, V, वेरी गुड, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर वैल्यू पुट करी और यहाँ पर तो वैल्यू निकल करके आएगी 0, V वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरह से हमने इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ किया। वेयर एज जो आइडियल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक थी, आइडियल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, ये I इंटू RS वाला ड्रॉप नहीं मिल रहा था, VT इज इक्वल टू V था, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हमने प्लॉट की थी तो वो कुछ इस तरह से आएगी। तो हो सकता है कि पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स है या कैरेक्टरिस्टिक के नेचर को लेकर के कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बने, या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आता है आपके लिए कि डिफाइन द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में कुछ वर्ड्स आपको लिखने होंगे। इसी तरह से आइडियल करंट सोर्स क्या होते हैं ये तो हमने समझ ही लिया। करंट हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, जो करंट सोर्स करंट प्रोवाइड करेगा वही लोड के क्रॉस पहुंचेगा। तो अब की बार हमने करंट वर्सेस वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी, और आइडियल सिचुएशन ने बोला कि करंट विल मेंटेन कांस्टेंट, देयर विल नॉट बी एनी ड्रॉप इन द करंट। बात समझ आ गई? और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की जो आपने इक्वेशन लिखी, तो आपने कहा कि यहाँ पर करंट I है, लेकिन इसका कुछ पार्ट ISH यहाँ पर चला जाता है और रिमेनिंग पार्ट जो है IL कहीं यहाँ पर पहुंचता है। अब यहाँ पर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो फिर से आपको कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलेगी, स्लाइटली रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, करंट की वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस करना स्टार्ट करेगी प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, जैसे जैसे करंट ड्रॉप बढ़ता जाएगा, करंट का मतलब एक ब्रांच के अक्रॉस करंट इंक्रीज कर दी जाएगी, तो ओवरऑल करंट लोड के अक्रॉस जो करंट है वो रिड्यूस करेगा। मतलब मैं बताऊं, लोड के अक्रॉस करंट जो है वो ISH पे डिपेंड करेगा। ISH जितना इंक्रीज करेगा उतना यहाँ पर शेयर बढ़ जाएगा और IL की वैल्यू कम होती जाएगी, तो उस ड्रॉप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब इसकी इक्वेशन लिख करके इसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया? कुछ समझ में नहीं आया? सर आ गया सर, आ गया ना? आ गया सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हमने कौन से सोर्स छोड़ दिए? डिपेंडेंट सोर्स छोड़ दिए। बाकी हमने इस पूरे चार्ट को कंप्लीट कर लिया। डिपेंडेंट वोल्टेज, डिपेंडेंट करंट सोर्स को मैं नहीं पढ़ाया है, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यूनिलैटरल और बाइलैटरल एलिमेंट्स। व्हाट आर द यूनिलैटरल, बाइलैटरल? वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वाइवा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यूनिलैटरल वो एलिमेंट होते हैं जो एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं, नाम ही है यूनिलैटरल। और बाइलैटरल ऐसे हैं जो दोनों डायरेक्शन में वर्क करते हैं। कैसे? डायोड आप सबने पढ़ा होगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। यूनिलैटरल, मान लीजिए कि मैं एक सर्किट बनाता हूँ, तो ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है, और मैंने ला करके यहाँ पर डायोड कनेक्ट कर दिया, और फिर से मैंने यहाँ पर एक बैटरी बनाई, वही पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और एक छोटी मैं चेंज कर रहा हूँ, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। अब क्या, मैंने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया, और डायोड जैसे कनेक्टेड था वैसे ही मैं डायोड को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो
पहले वाले केस में डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? यहाँ पर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड, यहाँ पर क्या है? रिवर्स। रिवर्स। सभी को पता है जब बैटरी का आपका पॉजिटिव डायोड के पी के साथ कनेक्टेड होता है तो फॉरवर्ड बायस, बैटरी का इसी के अपोजिट अगर बैटरी का पॉजिटिव डायोड के एन के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? डायोड कंडक्ट करता है, वी नो दैट द डायोड विल कंडक्ट, और रिवर्स बायस में डायोड डू नॉट कंडक्ट, डायोड डू नॉट कंडक्ट। मतलब डू नॉट कंडक्ट का मतलब ये है कि करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और यहाँ कंडक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर करंट कुछ एग्जिस्ट करेगा। बाद में मिक्सर मत करिएगा, ये पार्ट पूरा अलग है। तो डायोड एक ऐसा एलिमेंट निकल करके आया जहां पर आपने बैटरी को एक डायरेक्शन में लगाया तो डायोड से करंट का फ्लो हो रहा था, और जब बैटरी की पोलैरिटी को आपने चेंज कर दिया तो डायोड ने बोला कि हम अब करंट को फ्लो नहीं करेंगे, वो एक स्विच की तरह वर्क कर रहा है, मतलब ये एक डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये किस तरह का एलिमेंट हो गया? ये हो गया एक यूनी डायरेक्शनल या फिर यूनिलैटरल एलिमेंट। उसी की बजाय मैं अगर बाईलैटरल का एग्जांपल लूं और एक रेजिस्टेंस को लगा दूं यहाँ पर एक बैटरी के अक्रॉस, अब मैं यहाँ पे इसी सेम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देता हूँ, बैटरी की पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी और रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या कोई चेंज होगा करंट के फ्लो में? आप बोलोगे सर अभी भी करंट यहाँ फ्लो कर रहा था आई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अभी भी सेम करंट फ्लो करेगा आई इसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप बोलोगे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, रेजिस्टेंस की हेल्थ को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे कनेक्ट था वैसे ही रहेगा, कभी ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या ओपन स्विच या क्लोज स्विच की तरह वर्क नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये कि वो एलिमेंट जो दोनों डायरेक्शन में सेम बिहेवियर रखते हैं, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप मिलेगा I/R और कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन डायोड वाले केस में एक डायरेक्शन में कंडक्शन हो रहा है, दूसरे डायरेक्शन में कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं यूनिलैटरल और बाईलैटरल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, द एलिमेंट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्पॉन्स डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दे आर कॉल्ड एज द बाईलैटरल resistance, and unilateral if the response or behavior of the element depend on the, यहाँ पे depend है, यहाँ पे depend था, यहाँ पे था do not depend, depend on the direction of current, then it will known as the unilateral element and it is comes in the category of the diodes. Is this okay? सर ट्रांजिस्टर किसमें आएगा? ट्रांजिस्टर बेटा, हाँ ट्रांजिस्टर जो है वो यूनिलैटरल, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी स्विच की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसमें भी बाइसिंग होती है। मोस्टली जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस है ना, जो आपने सेमी कंडक्टर डायोड पढ़े होंगे, सेमी कंडक्टर बीजेटी पढ़े होंगे, जो सेमी कंडक्टर फिजिक्स का जो पार्ट है वो मोस्टली अपनी यूनिलैटरल डिवाइस होती है, वो स्विच की तरह वर्क होती है, क्योंकि हमारे एन टाइप और पी टाइप मेटेरियल की प्रॉपर्टी जो है उसको फॉलो करते हुए हमने वन डायरेक्शन फ्लो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। जबकि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये बेसिक एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल के हैं वो बाई डायरेक्शनल है, वो दोनों डायरेक्शन है प्रॉपर वर्क करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रिकल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बाईलैटरल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे आई सेमीकंडक्टर वहाँ पे वो यूनिलैटरल एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो आई थिंक ये इतना पार्ट आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर है तो भी पूछ सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। इसके बाद टॉपिक है नो सर। थैंक यू। इसके बाद टॉपिक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको मैंने रेगुलर क्लास में बताया भी है और इस पर न्यूमेरिकल भी कराया है कि करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, ये हमने कवर किया है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ हमने पढ़ा और प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है। किरचॉफ के बेसिक न्यूमेरिकल हमने कवर किए, इसकी असाइनमेंट शीट आपको दी गई है, वो सारे यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगे हुए हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम की यहाँ पे डेफिनेशन और स्टेप्स दिए गए हैं। तो अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम, इसके अलावा अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हमारा एक टॉपिक अभी रह जाता है, वो क्या है? डिपेंडेंट सोर्सेज, जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, डिपेंडेंट सोर्सेज। तो कल की क्लास में, अब क्योंकि आज सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, कुछ टॉपिक रह गए हैं, थोड़ा टाइम लग गया, तो कल की क्लास में मैं आपके डिपेंडेंट सोर्सेस को समझाऊंगा और डिपेंडेंट सोर्सेस के न्यूमेरिकल कराऊंगा।
थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम का न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, डेफिनेशन में जो टर्म्स आते हैं उनको मैं आपको कल क्लियर करूंगा। तो कल की क्लास भी अपना यूनिट 1 के पार्ट पर ही रहेगी एंड कंसीडरिंग दीज टॉपिक्स, एंड मैं नोट कर रहा हूँ इन टॉपिक्स को, इनको मैं कल कवर करूंगा। जितना पार्ट मैं आज कवर किया उसमें किसी का डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं अभी, और अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव द मीटिंग एंड मार्क योर अटेंडेंस। यस, थैंक यू सर। थैंक यू हाँ हाँ, थैंक यू सर। टेस्ट कब होगा? नहीं, थैंक यू की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से लीव करिए। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें कोई इंटरप्शन आ रहा है। हाँ बेटा, आप कुछ नोट्स के लिए पूछ रहे थे, प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है, इस नोट से बाहर आ नहीं सकता है। किसने लिखे हैं? मैंने लिखे हैं ना, बस फिर भरोसा रखो, कोई परेशानी होगी। ये नोट्स जब बनाए गए हैं तो इस नोट्स में सब किताबों का मिश्रण है, मतलब जितना इजी लैंग्वेज में आपको हो सकता है वो सब इसमें मिक्स कर दिया गया है। फिर भी आपको कोई टॉपिक लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सिलेबस आपके पास है, सिलेबस अपने सामने रखना और पढ़ते जाना। कोई टॉपिक मिस हो गया मुझे बता देना, मैं उसके नोट्स बना दूंगा। क्यों परेशान होना है? जब चीजें इजीली मिल रही हैं तो किताबों में क्यों भटकना है ना? न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, नोट्स में दे रहा हूँ, तो इसी से पढ़ो। इतना ही आखिर तक इतना हो जाएगा कि सफिशिएंट हो जाएगा। सर वो टेस्ट कब होना है? बेटा वो टेस्ट हम अनाउंस कर देंगे। वैसे हम रेगुलर टेस्ट जो क्विज वगैरह लेते हैं इससे भी मैं आइडिया लगा लूंगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। अगर होगा तो मैं बता दूंगा इफ रिक्वायर्ड। जो मैं अभी वीकली क्विजेस दूंगा ना उसमें न्यूमेरिकल दूंगा, तो उस न्यूमेरिकल से परफॉर्मेंस वगैरह का पता चल जाएगा। कोई डाउट होगा तो लर्निंग क्लास में क्लियर कर लेंगे। और अगर कोई टेस्ट ऐसा होता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर 5-6 दिन पहले मैं बता दूंगा कि टेस्ट होना है, ठीक है? ओके सर। सर Yes. कल की रेमेडियल क्लास में सर आपने कहा था 5:15 के बाद अटेंडेंस ओपन हुएगी। हाँ, सर मैं काफी बार चेक किया, अटेंडेंस हुई नहीं थी ओपन सर। नहीं हुई थी। ये सर मेरी भी नहीं हो पाई। 5:30 तक। अच्छा ठीक है, तो रेमेडियल की अटेंडेंस मैं अभी ओपन कर देता हूँ। अभी जितने लोग की रह गई है वो लोग मार्क कर दीजिएगा, ठीक है? तो उसका वो अभी ओपन होगी, तो अभी ये वाली जब क्लोज हो जाएगी ना 1:15 बजे, उसके बाद एक नई अटेंडेंस आज की ही डेट की ओपन होगी। वो रेमेडियल नाम तो उसमें लिख करके नहीं आएगा, आज की डेट में आप देखना आपको एक नई अटेंडेंस मिलेगी 1:15 से लेकर के 1:45 तक के लिए। तो उसको मैं ओपन करता हूँ, उसको मार्क कर दीजिएगा। यस सर। ठीक है? ओके सर। ओके, यस सर। सर यस प्लीज। सर AIML के लिए लैब में सेकंड एक्सपेरिमेंट सबमिट करने के लिए कोई पेज शो नहीं हो रहा। अभी कर देता हूँ, वो भी कर देते हैं। लिख लिया आपने ना? यस सर। ओके ठीक है, मैं लिख देता हूँ। लैब में ओपन करना है पेज, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और कोई डाउट? सर ओके, यस प्लीज। सर मैंने कल रेमेडियल क्लास की अटेंडेंस लगा दी सर, तो वापस अभी लगानी पड़ेगी क्या सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी लग गई उनकी लगी रहेगी, जिनकी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, यस सर जो हम लैब मैनुअल लिख रहे हैं उसके लिए Yes. हमें कोई फ्रंट पेज भी डिजाइन करना है क्या? देखिए, जिन लोगों ने मार्केट से वो कॉपी ले ली है ना, जैसे मैंने बोला था कॉपी 50 पेज की या 40 पेज की ले लीजिएगा। जिन्होंने वो ले ली है तो वो सिंपल अपना नेम, ब्रांच वगैरह लिख करके, टीचर का नाम लिख के होल्ड कर दिए। कुछ स्टूडेंट जो लोग कॉपी पे नहीं लूज पेपर्स पे बनाते हैं कभी कभी, तो उनके लिए था वो फ्रंट पेज जो मैंने दिया था उस तरह बना करके लगा सकते हैं। इट इज टोटली योर चॉइस, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो पेज जो मैंने दिया था वो लगाना ही है। तो पहले फर्स्ट पेज पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप उसमें आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपकी ब्रांच, टीचर का नाम, जैसे मैं हूँ, अगर साहब में जो लैब टेक है उनका नाम, और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब उसका कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। और हर पेज के ऊपर आपका नेम होना चाहिए, जिससे कि फाइल कभी मिस ना हो। और कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड भी फॉलो करना है। ओके सर, थैंक यू। यस, ओके, थैंक यू सर रेमेडियल की सर अटेंडेंस नहीं लग पाई थी सर कल की। नहीं, अभी तो ऑनलाइन ही सबमिट कर रहे हैं ना मॉडल पे, तो ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ठीक है सर। रेमेडियल की अटेंडेंस के लिए बताया तो बेटा, अभी मैं ओपन कर दूंगा उसको, 1:15 से लगा दीजिएगा। ओके सर। Yeah. So thank you for attending our today's class related to basic electrical and electronics engineering.
Thank you so much. We will again meet in our tomorrow class. Sir,